हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्चुअली डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट इसके बारे में देखेंगे। एक्चुअली मैं भी आप एक साथ थोड़ा बहुत इसका स्टडी करूंगा, देखते हैं हम हमसे कितना हो पाता है। तो डिफ्यूजन का है रैंडम मॉलिकुलर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल आइदर थ्रू इंटरमॉलिकुलर स्पेस इन द मेम्ब्रेन और इन कंबाइन विथ कैरियर प्रोटीन। मतलब डिफ्यूजन का है कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो कैसे होता है। तो वो मतलब एक्चुअली क्या बोलते हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर होता है। तो उसके ट्रांसपोर्ट को एक तरह से डिफ्यूजन बोलते हैं। एनर्जी दैट कॉज डिफ्यूजन इन इज द एनर्जी ऑफ द नॉर्मल काइनेटिक मोशन ऑफ मैटर। मतलब इसमें कुछ ऐसी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती डिफ्यूजन में, जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है वही इसमें लगती है। ये डायग्राम में दिखाया गया है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, तो कैरियर प्रोटीन जो होता है उससे सीधा मॉलिक्यूल बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब एक तरह से सिलेक्टिव, मतलब जो चाहिए वही उसको अंदर लेना, उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। अब तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ आयंस और अदर सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन in combination with carrier protein in such a way that the carrier protein cause the substance to move against an energy gradient such as from a low concentration status to a high concentration status। मतलब इसमें क्या है, आयंस और जो सब्सटेंस होते हैं उसका मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर। ओके, तो वो किसकी हेल्प से होता है, तो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से होता है। तो ये जो मूवमेंट होता है वो अगेंस्ट एनर्जी ग्रेडियंट, मतलब अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मतलब फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से उसकी मूवमेंट होती है। तो इसको फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। मूवमेंट रिक्वायर्ड एन एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बिसाइड काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी को छोड़ के और भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत इस तरह के ट्रांसपोर्ट में, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये देखो कैरियर प्रोटीन दिखाया गया है और विद हेल्प ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ रहे फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये फिगर में क्या गया दिखा गया है, डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल ड्यूरिंग 1000 अ सेकंड। मतलब एक सेकंड में 1000 टाइम फ्लूइड मॉलिक्यूल का इस तरह से डिफ्यूजन होता है। सिंगल मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन बाउंस अमंग द अदर मॉलिक्यूल first in one direction, then another and so forth, randomly bouncing thousands of time each second। मतलब एक सेकंड में ये जो मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे के ऊपर बाउंस होता है। ठीक है, तो ये मतलब बाउंसिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है, कंटिन्यूअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अमंग वन अनदर इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब एक दूसरे के साथ जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स होती है, कंटिन्यू मूवमेंट्स। ओके, कौन कौन से स्टेज में होती है, तो लिक्विड और गैस फेज में होती है, तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ये देखो, डिफ्यूजन थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में जो डिफ्यूजन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। भाई हम देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन मीन्स दैट काइनेटिक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयन ऑकर थ्रू अ मेम्ब्रेन ओपनिंग और थ्रू इंटरमॉलिकुलर स्पेस विदाउट इंटरेक्शन विथ कैरियर प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन। मतलब ये जो सिंपल डिफ्यूजन होता है इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर, पर वो किसके थ्रू होती है, तो चैनल प्रोटीन जो होता है, मतलब वैसे थीन जो चैनल जाता है उसके बीच में से, तो उस चैनल से जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं या जो आयंस होते हैं उसकी मूवमेंट होती है। तो वो सिंपल डिफ्यूजन में इस तरह से मूवमेंट होती है। अब सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस available, the velocity of kinetic motion and number and size of opening in the membrane through which molecule or ions can move। मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है सिंपल डिफ्यूजन में, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसके ऊपर निर्धारित है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक मोशन, वेलोसिटी कितनी है, एंड थर्ड क्या है, द नंबर एंड साइज ऑफ ओपनिंग ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब नंबर और साइज कितनी है वो मेम्ब्रेन जो चैनल है उसकी। ठीक है, तो उसके ऊपर ये सिंपल डिफ्यूजन निर्भर करता है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैन ऑकर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय टू पाथवे। मतलब सिंपल डिफ्यूजन एक तरह से दो टाइप में होता है सिंपल डिफ्यूजन। फर्स्ट टाइप क्या है, थ्रू द इंटर interstices of the lipid bilayer if the diffusing substance is lipid soluble। मतलब
मतलब एक तरह से अगर वो जो सब्सटेंस है जिसका जब मूवमेंट होने वाला है, वो जो आयन है, वो जो सब्सटेंस है, वो अगर लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है, तो उसका सिंपल डिफ्यूजन लिपिड के थ्रू होगा। ओके, मतलब लिपिड की जो वॉल होती है उसके थ्रू उसका डिफ्यूजन होगा, अगर वो लिपिड सोल्यूबल होते, अगर होगा तो। और दूसरा क्या है, थ्रू वाटरी चैनल दैट पेनिट्रेट ऑल द वे थ्रू सम ऑफ द लार्ज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मतलब अगर वो जो आयन है, वो जो सब्सटेंस है, वो अगर लिपिड सोल्यूबल नहीं होगा तो उसका सिंपल डिफ्यूजन कैसे होगा, तो चैनल प्रोटीन के थ्रू होगा, मतलब उसके बीच से वो जाएगा। ओके, एंड लार्ज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मतलब उसके बीच से वो उसकी सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा उसका। अब ये देखो, फैसिलिटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्ड इंटरेक्शन ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, तो इसके लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ये तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर प्रोटीन एड्स पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस थ्रू द मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग केमिकली विद देम एंड शटिंग देम थ्रू द मेम्बर इन दिस फॉर्म। मतलब एक कैरियर प्रोटीन जो होता है वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल को पैसेज बना के देते हैं, आयंस मॉलिक्यूल को उसके बीच में से, एंड वहाँ पे क्या होता है, तो केमिकली वो जो प्रोटीन है वो उस मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। ओके, और उसको अंदर की साइड पुश करता है। तो इस तरह से फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है। डायग्राम में देखो दिखाया गया है फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैसे होता है। कैरियर प्रोटीन्स होते हैं और वहाँ से आयंस का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सोल्यूबल थ्रू द लिपिड बाइलेयर। अब जो लिपिड सोल्यूबल है, हमने पिछली बार देखा था, तो उस जो लिपिड सोल्यूबल है उनका डिफ्यूजन कैसे होता है लिपिड बाइलेयर से, वो हम देखते हैं। ठीक है, लिपिड सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो लिपिड सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटर्मिनिंग हाउ रैपिडली इट डिफ्यूज थ्रू द लिपिड बाइलेयर। मतलब अगर लिपिड सोल्यूबिलिटी हमें पता होगी किसकी कितनी है, तो उसके हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मतलब ये उसका डिफ्यूजन कितनी फास्ट से होगा। अगर वो ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होगा तो उसका जो डिफ्यूजन है वो भी फास्ट रेट से होगा। अगर वो कम सोल्यूबल होगा तो उसका डिफ्यूजन भी कम रेट से होगा। लिपिड सोल्यूबिलिटीज ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल आर हाई and all these substance can dissolve directly in lipid bilayer and diffuse through the cell membrane in the same manner that diffusion of water solute occur in a watery solution। मतलब इनको क्या यहाँ पे कहना है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल ये जो होते हैं वो हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं एंड ऑल सब्सटेंस कैन डिजॉल्व डायरेक्टली इनटू लिपिड। वो लिपिड बाइलेयर में डायरेक्टली डिजॉल्व होते हैं एंड डिफ्यूज टू द सेल मेम्ब्रेन इन द सेम मैनर दैट डिफ्यूज वाटर सोल्यूट ऑकर्स इन वाटरी सॉल्यूशन। मतलब जिस तरह से वाटर सोल्यूट होता है वो वाटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, उसी तरह से ये जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं वो लिपिड में डिजॉल्व होते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ईच ऑफ दिस सब्सटेंस थ्रू द मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिपिड सोल्युबिलिटी। मतलब हाँ, ये जो हमने अभी बोला कि लिपिड सोल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा। मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड अदर लिपिड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स थ्रू प्रोटीन चैनल। प्रोटीन चैनल से वाटर्स और जो अदर मतलब लिपिड इनसोल्यूबल है उनका डिफ्यूजन कैसे होता है वो हमें देखना है। ये देखो, through water is highly insoluble in membrane lipid, it radially pass through channel in protein molecule that penetrate all the way through the membrane। मतलब वाटर जो है वो लिपिड में कहीं से भी सोल्यूबल नहीं है, तो उसका मूवमेंट कैसा होगा, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच के जो मतलब चैनल होता है वहाँ से जाएगा। और एक मतलब स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसका नाम है एक्वापोरिन्स, तो वो एक्चुअली वाटर की मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्वापोरिन्स देखो क्या होता है, प्रोटीन पोर्स दैट सिलेक्टिवली परमिट रैपिड पैसेज ऑफ वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन एंड हाईली स्पेशलाइज। मतलब ये जो एक्वापोरिन है ये एक टाइप का प्रोटीन है जो क्या करता है, वाटर की मूवमेंट मतलब काफ़ी फास्टली वाटर की मूवमेंट अंदर से बाहर से अंदर करता है। तो ये इसके लिए मतलब एक तरह से वाटर की मूवमेंट सिर्फ एक्वापोरिन्स होती है। ये हाईली स्पेशलाइज्ड है, मतलब वो वाटर के अलावा और दूसरे को अलाउ करेगा क्या, नहीं करेगा। दीज देयर आर एटलीस्ट 30 डिफरेंट टाइप्स इन वेरियस सेल ऑफ मैमल्स। मतलब 13 अलग अलग टाइप के एक्वापोरिन्स होती है मैमल्स में। अदर लिपिड, अब ये हो गया वाटर के बाद हम अदर जो लिपिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस उनको देखते हैं। अदर लिपिड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द प्रोटीन पोर
channel in the same way as water molecule if they are water soluble and small enough. मतलब जो वाटर लिपिड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल वाटर की तरह ही पास आउट होते हैं, बस उसके लिए कंडीशन ये है कि वो मॉलिक्यूल है वो स्मॉल होना चाहिए और वो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए. एज दे बिकम लार्जर देयर पेनिट्रेशन फेल्स ऑफ रैपिडली. अगर वो मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वो सेल के अंदर थ्रू सेल मेम्ब्रेन नहीं आ सकेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है. डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन पोर एंड चैनल, सिलेक्टिव परमेबिलिटी एंड गेटिंग ऑफ चैनल. मतलब देखना है कि प्रोटीन पोर्स जो होता है उनके थ्रू डिफ्यूजन कैसे होता है, और सिलेक्टिविटी परमेबिलिटी एंड गेटिंग ऑफ चैनल. मतलब सिलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब सिलेक्टिव कैसे किया जाता है, प्रोटीन को अंदर ले जाते हैं, एंड गेटिंग मतलब गेट्स जो होते हैं वो हमें देखना है आगे क्या होते हैं, चैनल क्या होते हैं. देखो पोर्स, ओके, कंपोज ऑफ इंटेग्रल सेल मेम्ब्रेन. मतलब कंपोज ऑफ इंटेग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉर्म्स ओपन ट्यूब्स थ्रू द मेम्ब्रेन एंड आर ऑलवेज ओपन. मतलब जो पोर्स होते हैं कंपोज ऑफ इंटेग्रल सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये क्या होता है, इंटेग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉर्म्स ओपन ट्यूब्स थ्रू द मेम्ब्रेन एंड आर ऑलवेज ओपन. ये जो पोर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे के प्रोटीन से बने होते हैं एंड फर्स्ट उनके बीच से मतलब ट्यूब जैसे ऐसा शेप बनता है जहाँ से मतलब आयंस अंदर या बाहर जा सके अंटे, और वो हमेशा ओपन रहते हैं. डायमीटर ऑफ पोर एंड इट्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोवाइड सिलेक्टिविटी एंड परमिट्स ओनली सर्टन मॉलिक्यूल टू पास थ्रू. मतलब जो डायमीटर होता है पोर्स का एंड इलेक्ट्रिक डायमीटर उस पोर्स का और उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज, इस वजह से क्या होता है वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा. मतलब वो उसी मॉलिक्यूल को पास आउट करते हुए वो उसके लिए मतलब एलिजिबल होगा, मतलब उसका डायमीटर और उसका इलेक्ट्रिक चार्ज उसी हिसाब से वो अंदर जाएगा. इसके एग्जांपल देखो क्या बताइए, वही एक्वापोरिन्स मतलब जो वाटर को ट्रांसफर करता है. और क्या बताइए ने एक्वापोरिन्स के बारे में, परमिट रैपिड पैसेज ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन बट एक्सक्लूड अदर मॉलिक्यूल. मतलब ये वाटर के लिए आराम से अलाउ करता है वाटर को, बट अदर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता है. हैव अ नैरो पोर दैट परमिट्स वाटर मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन इन सिंगल फाइल. मतलब इसका जो नैरो पोर होता है, मतलब इसका एक्चुअली जो एक्वापोरिन्स का जो मतलब जो चैनल है उसके अंदर से उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, नैरो होता है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल को मतलब आराम से एक्चुअली डिफ्यूज कर पाता है पर बाकियों को अलाउ नहीं करता. टू नैरो टू परमिट पैसेज ऑफ एनी हाइड्रेटेड आयन. और हाँ आपको पता है हाइड्रेटेड आयन एक्चुअली मतलब बड़े आयन्स होते हैं, हाइड्रेटेड आयन्स, तो उनको वो परमिट नहीं करता है. टू नैरो टू परमिट पैसेज ऑफ एनी हाइड्रेटेड आयन, मतलब हाइड्रेटेड आयन उसके अंदर से नहीं जा पाती क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका डायमीटर उसमें फिट ही नहीं होगा. इस तरह से यहाँ पे बोला गया है. अब चैनल्स देखो, चैनल्स डिस्टिंग्विश बाय टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. अब चैनल में क्या दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखते हैं. ऑफ्टन सिलेक्टिवली परमेबल टू सर्टन सब्सटेंस, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है कुछ सब्सटेंस के लिए, ठीक है. मेनी ऑफ चैनल्स कैन बी ओपन और क्लोज्ड बाय गेट्स दैट आर रेगुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वोल्टेज गेट चैनल एंड केमिकल गेट चैनल दैट बाइंड टू द चैनल प्रोटीन, लिगैंड गेटेड चैनल. मतलब देखो यहाँ पे चैनल दो टाइप के जो बताए गए वो मतलब उनके बारे में बोला गया है कि फर्स्ट क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल टू सर्टन, कुछ सब्सटेंस के लिए वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ऐसे चैनल होते हैं. और जो दूसरे टाइप के चैनल है वो क्या है, मेनी ऑफ द चैनल कैन बी ओपन और क्लोज बाय गेट. मतलब उसके ओपनिंग वहाँ उसकी जो एंट्री होती है वहाँ पे गेट होता है, ठीक है. एंड आर रेगुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकल, मतलब और वो कब ओपन होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसे मिल जाए तभी वो ओपन होता है. उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल, वोल्टेज गेटेड चैनल. और केमिकल दैट बाइंड टू द चैनल प्रोटीन, मतलब और अगर कुछ केमिकल उस गेट पे बाइंड हो जाएगा तो वो ओपन हो जाए. तो इस तरह से वो दो चैनल होते हैं. लिगैंड गेटेड चैनल, उसको क्या बोलते हैं, लिगैंड गेटेड चैनल. तो दो आपको समझ आ गए, वोल्टेज गेटेड चैनल और लिगैंड गेटेड चैनल. अब आयन चैनल बोलते देखो कौन से, फ्लेक्सिबल डायनामिक स्ट्रक्चर. आयन चैनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबल डायनामिक स्ट्रक्चर होता है. सबटल कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन्फ्लुएंस गेटिंग एंड आयन सिलेक्टिविटी. मतलब उसमें जो चेंजेस हो गए कन्फर्म चेंजेस उसके हिसाब से वो गेटिंग और आयन की सिलेक्टिविटी को मतलब एक तरह से सेंस कर पाता है.
तो ये होते हैं आयन चैनल्स। तो ये हो गया चैनल्स। अब इनके बारे में हमें डिप में देखते हैं आगे क्या। एक्चुअली डायग्राम देखो, चैनल्स, गेटेड पोर्स ये बताए गए। चैनल आर कंड्यूट दैट आर गेटेड बाय अ डोर, चैनल इज क्लोज, चैनल इज ओपन। तो ये डायग्राम में थोड़ा बहुत इसके चैनल्स के बारे में बताया गया है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्रोटीन चैनल। अब ये हम देखते हैं कि प्रोटीन चैनल की सिलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होती है, मतलब वो सिलेक्टिवली किस किस को परमिट करता है प्रोटीन चैनल। पहला है गेट, ठीक है, डिटरमाइन वेदर द चैनल इज ओपन और क्लोज। मतलब गेट जो होता है वो क्या करता है, गेट अगर ओपन हो गया तो क्या हो गया, चैनल ओपन हो गया। गेट अगर क्लोज हो गया तो चैनल क्लोज हो गया। तो ये बताया गया, डिटरमाइन वेदर द चैनल इज ओपन और क्लोज। और सेकंड क्या है, ईच स्टेट रिफ्लेक्टिंग अ डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। मतलब ईच स्टेट रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ना उसकी अलग अलग कन्फर्मेशन हर स्टेट में होती है। मतलब अगर क्लोज है, ठीक है, गेट अगर क्लोज है तो वो फिर तो मेम्ब्रेन प्रोटीन किसी काम का ही नहीं रहा। वो अगर ओपन हो गया तो मेम्ब्रेन प्रोटीन हर किसी को अलाउ करेगा। तो इस तरह से ये बताया गया, इस स्टेट रिफ्लेक्टिंग अ डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये गेट समझ आ गया आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंसर्स, ये देखो, सेंसर हैज वन और मोर सेंसर दैट कैन रिस्पॉन्ड टू वन ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स। मतलब एक और ज़्यादा सेंसर होते हैं और वो क्या करते हैं, दैट कैन रिस्पॉन्ड टू वन ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स। मतलब जो सेंसर होते हैं वो एक और ज़्यादा सिग्नल को रिकॉग्नाइज करते हैं और उस हिसाब से वो मतलब बिहेवियरल चेंज लाते हैं। मतलब एक तरह से वो सिग्नल को सेंसर जो होते हैं वो सिग्नल को रिस्पॉन्ड करते हैं। टाइप ऑफ सिग्नल, देखो टाइप ऑफ सिग्नल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो चेंज इन मेम्ब्रेन वोल्टेज, मेम्ब्रेन वोल्टेज में अगर चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो सिग्नल आ जाएगा, ठीक है, वो सेंसर का सिग्नल मिल जाएगा। सेकंड, मैसेंजर सिस्टम दैट इज एक्ट एट साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। मतलब जो साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है जो एज अ चैनल यूज होता है, तो उसका जो साइटोप्लाज्मिक की तरह जो फेस होता है, ठीक है, वहाँ पे सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्ट होती है। मतलब वहाँ पे सेकंड मैसेंजर सिस्टम काम करती है। तो वो जो सिग्नल होता है वो वहाँ पे होता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ। और थर्ड है लिगैंड, बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फेस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। मतलब जो लिगैंड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस जो होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन का, वहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सिलेक्टिविटी फिल्टर, अब सिलेक्टिविटी फिल्टर कौन से है और इसका क्या यूज है ये हम देखेंगे। डिटरमाइन क्लासेस ऑफ आयंस Na+, K+, Ca2+ दैट हैव एक्सेस टू चैनल पोर। मतलब हाँ, ये देखो सिलेक्टिविटी फिल्टर्स होते हैं ना, उसका काम क्या है, तो जो चैनल बाहर आएंगे, मतलब सेल के बाहर जो चैनल आ गए, जो आयंस आए हैं और उन्हें अब अंदर लेना है, तो किसे अंदर लेना है तो उसके लिए वो जो आयन है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो आयन कौन सा है वो पहले देखना पड़ेगा। वो Na+ है, K+ है, Ca2+ है, तो वो कौन सा आयन है ये देखने का काम कौन करता है, सिलेक्टिविटी फिल्टर करता है। और उस तरह से वो फिर अंदर छोड़ता है उसको, उस आयन को। ओपन चैनल पोर्स, अब ये क्या होता है देखते हैं। प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस पाथवे बिटवीन टू साइड्स of membrane so that ion can flow through it passively by diffusion until the channel close again। मतलब ये जो ओपन चैनल पोर है ना वो क्या करता है, प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस पाथवे बिटवीन टू साइड ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की दोनों साइड, मतलब जो प्रोटीन है उसके मतलब दोनों साइड क्या करता है, कंटिन्यू पाथवे वो प्रोवाइड करता है। और इस वजह से क्या होता है, आयन कैन फ्लो थ्रू इट पैसिवली। मतलब तो फिर वो जो पाथवे की वजह से क्या होता है, आयन क्या उसके अंदर से आयन जो जाता है वो एंट्री करते वक्त और एग्जिट करते वक्त उस चैनल से काफ़ी स्मूथली जाता है डिफ्यूजन, और काफ़ी मतलब आराम से डिफ्यूजन जाते हैं। और वो कब तक आराम से जाएगा, जब तक चैनल क्लोज नहीं होता, ठीक है। तो ये ओपन चैनल पोर जो होता है ना, मतलब जो एंट्री पे होता है, और मतलब एक आप ठीक से समझिए एक्चुअली क्या होता है ओपन चैनल पोर होता है। देखो प्रोटीन का जो चैनल है, ठीक है, तो अब प्रोटीन का चैनल जहाँ पे खत्म होता है और जहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ स्टार्टिंग की मतलब चैनल जहाँ से स्टार्ट होगा उससे कुछ पहले, और जहाँ पे खत्म होगा उसके कुछ बाद, ऐसे वो जो दो पोजीशन है वहाँ पे
ऐसे पोर्स होते हैं, मतलब वो एक्चुअली किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, तो जो आयंस होते हैं वो आराम से मूव हो जाए, इसलिए वो हेल्प करते हैं। ये हो गया प्रोटीन ओपन चैनल पोर्स, ठीक है। अब गेटेड आयन चैनल्स कौन कौन से होते हैं ये देखो। अब गेटेड आयन चैनल्स देखो, Na+ चैनल है, K+ चैनल है, Ca2+ चैनल है, ठीक है, प्रोटॉन चैनल है, अनाइन चैनल है, ठीक है। देखते हैं, मतलब ये एक्चुअली नाम इस हिसाब से दिया है कि अब Na+ चैनल है तो वो उस चैनल के अंदर से Na+ जाएगा, K+ चैनल है तो उसके अंदर से K+ जाएगा, तो इस हिसाब से नाम दिए गए हैं। और गेटेड आयन चैनल, ये देखते हैं हम आगे क्या है, डीप में दिया है आगे, देखिए देखो Na+ चैनल। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकली ड्राइविंग फोर्स फॉर Na+, मतलब जो Na+ चैनल होता है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकली ड्राइविंग फोर्स होता है, किसके लिए, Na+ के लिए। मतलब क्या, तो वो मतलब Na+ को आराम से अंदर मतलब खींचेगा और सेल के अंदर वो छोड़ देगा, इस तरह से बाहर से लेगा और सेल के अंदर छोड़ देगा। तो वो इस तरह से Na+ चैनल Na+ को मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। अब ये देखो Na+ क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर वो चैनल कौन सा होना चाहिए कि ताकि वो Na+ को अट्रैक्ट करे, तो वो स्ट्रांगली निगेटिव होता है। ये समझ आ गया, ठीक है। अब ये Na+ चैनल कैसा होता है, लार्ज इन्वर्टेड डायरेक्टेड नेट ड्राइविंग फोर्स और ग्रेडियंट फेवर्स पॉजिटिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट ऑफ Na+ इनटू वर्चुअली एवरी सेल ऑफ द बॉडी। मतलब हर सेल में ये Na+ चैनल होता है, और कैसे लार्ज होता है, और वो मतलब एक तरह से पैसिव मूवमेंट करता है, पैसिव मूवमेंट होती है Na+ की Na+ चैनल के थ्रू, ये यहाँ पे बताया गया है। अब यूज़ क्या होता है Na+ चैनल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से ट्रांसफर होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेट एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स इन मेनी एक्साइटेबल सेल, मतलब आपको पता है कि जो एक्साइटेबल सेल होते हैं, मतलब नर्व, हमने नर्वस सिस्टम में देखा है कि Na+ अंदर आते हैं, K+ बाहर, ऐसा कुछ देखा है हमने। तो वहाँ पे भी मतलब Na+ को अंदर बाहर करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी Na+ चैनल का इस्तेमाल होता है। कहाँ पे, नर्व इम्पल्स में। फाउंड इन इपिथेलियल सेल, सेगमेंट ऑफ रेनल ट्यूबल एंड इंटेस्टाइन, मतलब ये कहाँ का Na+ चैनल मोस्टली हमें कहाँ दिखाई देता है, तो इपिथेलियल सेल में दिखाई देते हैं। सेगमेंट ऑफ रेनल ट्यूबल है वहाँ पे, ठीक है, जो रेनल ट्यूबल का सेगमेंट है वहाँ पे, एंड इंटेस्टाइन वहाँ पे, ये दो जगह हमें Na+ चैनल ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, अब देखो K+ चैनल। अब K+ कैसा वो हम देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स फॉर K+, मतलब K+ चैनल में इलेक्ट्रोकेमिकल K+ के लिए एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स होता है। और K+ चैनल कैसा होता है, पॉजिटिव। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि K+ पॉजिटिव है, और उसका जो K+ चैनल है वो भी पॉजिटिव है, पर वो मतलब है एक तरह से आप बोल सकते हैं, ये याद करो, ठीक है। K+ पॉजिटिव है तो K+ का चैनल भी पॉजिटिव है, आइदर एट इक्विलिब्रियम और टेंड टू मूव आउट ऑफ द सेल, मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे ये चैनल एक्टिवेट होता है, और टेंड टू मूव आउट ऑफ दिस, मतलब या फिर K+ को बाहर भेजना है तो फिर ये चैनल मतलब एक तरह से देखो इक्विलिब्रियम आ गया है, मतलब सेल के अंदर भी K+ का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सेल के बाहर भी K+ का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो एक तरह से इक्विलिब्रियम है। और उसके बावजूद भी सेल को अगर K+ की और ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर K+ चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा कहाँ पे इसका यूज़ है, अगर K+ को बाहर भेजना है, सेल के बाहर भेजना है, तो फिर K+ चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। यूज ऑफ K+ चैनल, ये यूज देखते हैं। मेजर रोल, जनरेटिंग अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन वोल्टेज दैट इज इनसाइड निगेटिव, मतलब ये क्या होता है कि ये K+ को बाहर भेजता है, ठीक है, तो उस हिसाब उसकी वजह से क्या होता है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन वोल्टेज फॉर्म होता है, जो इनसाइड क्या होता है, निगेटिव होता है। और सेकंड क्या है, की रोल इन एक्साइटेबल सेल हेल्प टर्मिनेट एक्शन पोटेंशियल, मतलब हमने देखा है कि नर्व सेल में वगैरह ये Na+ K+ की मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है एक्साइटेबल सेल में, उसी नर्व्स को ही बोलते हैं ना एक्साइटेबल सेल, तो वहाँ पे क्या होता है, तो एक्शन पोटेंशियल को खत्म करने के लिए K+ का इस्तेमाल होता है। मतलब K+ बाहर गया तो आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल खत्म होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल स्टार्ट होता है, तो एक्शन पोटेंशियल खत्म क्यों होता है, क्योंकि K+ बाहर जाता है, तो इसके लिए K+ चैनल रिस्पॉन्सिबल है। अब Ca2+ चैनल, ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स फॉर Ca2+। अब Ca2+ ये पॉजिटिव है तो उसका चैनल कैसा होगा, स्ट्रांगली निगेटिव, ठीक है। टेंस टू मूव इनटू द सेल, मतलब Ca+ को अंदर सेल के अंदर जाना है, तो इसलिए ये चैनल हेल्प करता है Ca2+ चैनल। यूज ऑफ Ca2+ चैनल क्या है, वाइटल रोल ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग फॉर बोथ एक्साइटेबल एंड नॉन एक्साइटेबल सेल, मतलब
अगर जो मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के बाहर अगर सिग्नल भेजना है, ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर अगर सिग्नल भेजना है, एक्साइटेबल सेल और नॉन एक्साइटेबल सेल दोनों टाइप के सेल में अगर सिग्नल बाहर भेजना है तो इसके लिए इस चैनल का यूज़ होता है। मतलब आपको पता है कैल्शियम एक्चुअली सिग्नल भेजने के लिए काफ़ी बॉडी में इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम मतलब वो आपका मसल वगैरह में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ये वो एक्साइटेबल नॉन एक्साइटेबल दोनों भी सेल में सिग्नल को बाहर भेजने के लिए मतलब बाहर भेजने के लिए या फिर लाने के लिए Ca+ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये देखो प्रोटॉन चैनल, प्रोटॉन मतलब क्या है, H+। ये प्रोटॉन चैनल के बारे में हम देखते हैं। प्रोटॉन चैनल इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स फॉर H+ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल H+ के लिए ड्राइविंग फोर्स है प्रोटॉन चैनल के थ्रू, और वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। इफ़ H+ चैनल आर ओपन मूव H+ इनटू द सेल। अगर मतलब प्रोटॉन चैनल जो है या फिर H+ चैनल आप हम बोल सकते हैं, प्रोटॉन चैनल अगर ओपन है तो H+ बाहर से अंदर जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखा है इफ प्रोटॉन चैनल टेंस टू बी क्लोज एंड एक्टिवेटेड ओनली व्हेन मेम्ब्रेन डीपोलराइज और साइटोप्लाज्म एसिडिफाइड फेवर्स द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ H+। मतलब ये फर्स्ट में जो हमने देखा कि H+ चैनल ओपन हो गया मतलब प्रोटॉन चैनल ओपन हो गया तो H+ बाहर से अंदर जाएगा। सेकंड में देखो क्या है, थोड़ा डीप से देखो, अगर H+ चैनल क्लोज है, ठीक है, क्लोज होने वाला है या फिर क्लोज है और वो फिर से ओपन हो गया या फिर एक्टिवेट हो गया, कब, अगर मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गया और साइटोप्लाज्म जो है मतलब सेल के अंदर का जो एरिया है वो एसिडिफाइज हो गया, तो उस दो केस में जो अंदर के H+ है वो बाहर जाएंगे थ्रू प्रोटॉन चैनल। ये यहाँ पे बताया गया है। ये दो कंडीशन याद रखो, मेम्ब्रेन अगर डीपोलराइज हो गया और साइटोप्लाज्म एसिडिफाई हो गया तो फिर प्रोटॉन चैनल ओपन होने के बाद H+ अंदर से बाहर जाएगा, ये याद रखो आप। ये देखो ख्याल है, प्रोटॉन चैनल हेल्प्स mediate H+ extraction from this cell during status of strong membrane depolarization or serve intracellular acidification। मतलब एक तरह से डीपोलराइजेशन जो हुआ है, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन या फिर इंट्रासेलुलर एसिडिफिकेशन हुआ है, उसको कम करने के लिए भी प्रोटॉन चैनल का इस्तेमाल, मतलब यही वो अगर हो गई ये जो मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन और इंट्रासेलुलर एसिडिफिकेशन अगर हो गया तभी वो मतलब चैनल ओपन हो जाएगा और H+ बाहर जाएगा और ये जो दो स्टेट है वो नॉर्मल हो जाएंगी फिर से, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। देखो अनाइन चैनल इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स फॉर Cl- निगेटिव। अब ये देखो क्या मतलब क्लोरीन एक तरह से अनाइन Cl-, उसके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, निगेटिव है। अब ये मतलब K+ का कैसा पॉजिटिव था, K+ भी पॉजिटिव है पर उसका K+ चैनल भी पॉजिटिव है, ऐसा ही यहाँ पे भी बताया गया है कि अनाइन चैनल मतलब Cl- निगेटिव है पर उसका जो अनाइन चैनल है वो भी निगेटिव है। Cl- टेंड टू मूव आउट ऑफ द सेल। हाँ, तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, Cl- को सेल के बाहर भेजने के लिए। इट प्ले अ रोल इन ट्रांस इपिथेलियल मूवमेंट ऑफ Cl- फ्रॉम लुमेन टू ब्लड। मतलब जो Cl- की जो मूवमेंट होती है कहाँ से कहा, तो लुमेन से ब्लड में, तो इसके लिए भी Cl- का इस्तेमाल किया जाता है। गेटिंग ऑफ प्रोटीन चैनल्स, अब प्रोटीन चैनल्स की गेटिंग देखते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेट्स आर कंट्रोल इन 2 प्रिंसिपल वेज। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, गेट्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, ठीक है, आर कंट्रोल्ड इन, ये दो तरह से कंट्रोल किए जाते हैं। तो कौन कौन से गेटिंग कौन कौन से, वोल्टेज गेटिंग और केमिकल और या फिर लिगैंड गेटिंग, ठीक है, तो वो हम देखते हैं पहले वोल्टेज गेटिंग और फिर केमिकल और लिगैंड गेटिंग। ये देखो वोल्टेज गेटिंग, मॉलिक्यूल कन्फर्मेशन ऑफ गेट और इट्स केमिकल बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल, नहीं सॉरी, मॉलिक्यूल कन्फर्मेशन ऑफ द गेट और इट्स केमिकल बॉन्ड रिस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल दिया गया है, इन द टॉप panel a strong negative charge on the inside of the cell membrane may cause outside sodium gates the radially remain tightly closed। एक्चुअली वोल्टेज गेट के बारे में बताया गया है कि अगर मतलब जो मॉलिकुलर कॉन्फर्मेशन है ऑफ द गेट और इट्स केमिकल बॉन्ड्स वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन द टॉप पनेल अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज ऑन इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मे कॉज आउटसाइड सोडियम गेट्स टू रिमेन टाइटली क्लोज।
When the inside of the membrane loses its negative charge, this gets open suddenly and allows sodium to pass inward through the sodium pores. This process is the basic mechanism for eliminating action potential in nerve that are responsible for nerve signals. Bottom panel. Potassium gates are on the intracellular ends of the potassium channel, and they open when the inside of the cell membrane become positively charged. Opening of these gates is partly responsible for terminating the action potential. केमिकल लिगैंड गेटिंग, ये देखते हैं हम क्या आता है केमिकल लिगैंड या फिर गेटिंग. Some protein channel gated are opened by binding of chemical substance, a ligand, with the protein, which cause a conformational or chemical bonding change in the protein molecule that open or close the gate. Most important instance of chemical gating is the effect of the neurotransmitter acetylcholine on the acetylcholine receptor, which serve as a ligand gated ion channel. Acetylcholine open the gate of this channel, provide a negatively charged pore about 0.65 nanometer in diameter that allow unchanged molecule or positive ions smaller than this diameter to pass through. Gate is existing important for the transmission of nerve signal from one nerve cell to another and from nerve cell to muscle cell to cause muscle contraction. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन. अब ये देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है. ये क्या होता है ये हम देखते हैं. अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड कैरियर mediated diffusion, also called carrier mediated diffusion, because a substance transported in this manner diffuse through the membrane with the help of specific carrier protein. मतलब देखो क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ही कैरियर मेडिफेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं, बिकॉज अ सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड इन दिस मैनर डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन. मतलब एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो आयंस होते हैं या फिर जो सब्सटेंस होते हैं वो मेम्ब्रेन से पास आउट होते हैं. द कैरियर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ दिस सब्सटेंस टू द अदर साइड. मतलब कैरियर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ दिस सब्सटेंस टू अदर साइड मतलब जो सब्सटेंस होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू अदर साइड जाते हैं, ऐसा बोला गया है. अभी ये देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफर फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन इन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वे. मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? दो पॉइंट्स बताए गए. रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन थ्रू एन ओपन चैनल इंक्रीज proportionality with the concentration of diffusing substance. In facilitated diffusion, the rate of diffusion approach a maximum called Vmax as the concentration of diffuse system increase. मतलब देखो यहाँ पे क्या गया है, सिंपल डिफ्यूजन में रेट ऑफ डिफ्यूजन कब बढ़ता है? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बढ़ता है तब उसका रेट भी बढ़ता है. ठीक है. और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन कब मैक्सिमम होता है? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन सब्सटेंस जब डिफ्यूज्ड सब्सटेंस बढ़ता है तब डिफ्यूजन इसका भी रेट बढ़ता है, वी मैक्स आता है. फिगर शो दैट as the concentration of diffusing substance increase, the rate of simple diffusion continue to increase proportionally, but in case of facilitated diffusion the rate of diffusion cannot rise higher than the V level. मतलब एक तरह से हाँ ये सिंपल डिफ्यूजन के लिए यह आपने ठीक समझोगे तो देखो सिंपल डिफ्यूजन के लिए और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए जो पहला पॉइंट है वो सेम है. मतलब जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ेगा. पर सेकंड डायग्राम में देखो क्या बताया गया है कि एक लिमिट के बाद सिंपल डिफ्यूजन में
जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का, वैसे वैसे डिफ्यूजन बढ़ता ही जाएगा। पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक पॉइंट के बाद कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़े डिफ्यूजन नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे बताएगा। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, रेट मतलब जो सिंपल डिफ्यूजन है उसका जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता जा रहा है। पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बढ़ता जा रहा है वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, पर एक लिमिट तक। आफ्टर रीच वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वी मैक्स रीच होने के बाद क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। व्हाट इज द लिमिट द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब एक तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वैसे कौन सी लिमिट है कि एक पॉइंट के बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता नहीं है। तो वो क्या बताया गया हम देखते हैं। शो अ कैरियर प्रोटीन विथ अ पोर लार्ज इनफ टू ट्रांसपोर्ट अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पाथवे थ्रू, मतलब शो अ कैरियर प्रोटीन विथ पोर लार्ज इनफ टू ट्रांसपोर्ट अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल थ्रू पाथवे थ्रू, मतलब जो पाथवे है वहाँ से क्या होता है तो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाइंडिंग पॉइंट भी शो अ बाइंडिंग रिसेप्टर ऑन द इनसाइड ऑफ प्रोटीन कैरियर, मतलब प्रोटीन कैरियर के अंदर एक बाइंडिंग रिसेप्टर दिखाया गया है। मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड एंटर्स द पोर एंड बिकम बाउंड, मतलब मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड एंटर द पोर एंड बिकम्स बाउंड, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो कहाँ पे एंटर करता है, वो उस पोर में एंटर करता है और वहाँ पे बाउंड हो जाता है, ठीक है। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अ कन्फर्मेशनल और केमिकल change occur in a carrier protein, so the pore now opens to the opposite side of the membrane, मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, if the fraction of second a conformational or channel change occur in the carrier protein, मतलब केमिकल चेंज अगर हो जाए कैरियर प्रोटीन में तो क्या होता है, so that the pore now open टू द अपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब अपोजिट साइड से पोर चेंज हो जाता है। मतलब तो डायग्राम आप ठीक से देखो, ये कोई आयन या फिर मॉलिक्यूल आया है, ठीक है। ये जो कैरियर प्रोटीन है वहाँ पे एक बाइंडिंग पॉइंट है, वहाँ पे वो जो मॉलिक्यूल आया है ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल वो वहाँ पे बाइंडिंग पॉइंट पे मतलब बाइंड हो जाएगा बाइंडिंग पॉइंट पे। फिर क्या हो जाएगा, बाइंड होने के बाद वो केमिकल सिग्नल कुछ रिलीज़ करेगा, वहाँ से उसे मतलब सिग्नल जाएंगे, सेंसर से सिग्नल जाएंगे और फिर वो अपोजिट साइड से ओपन हो जाएगा और फिर वो जो मॉलिक्यूल है वो अंदर की साइड मतलब सीधा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अंदर की साइड। यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। व्हाट इज द लिमिट द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब कौन कौन से ऐसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में लिमिट्स कौन कौन से वो देखते हैं। बिकॉज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द रिसेप्टर इज वीक, द थर्मल मोशन ऑफ अटैच्ड मॉलिक्यूल कॉज इट टू ब्रेक अवे एंड टू बी रिलीज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे एक बाइंडिंग फोर्स है, ठीक है। जहाँ पे बाइंडिंग पॉइंट पे वो जो मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो वो एक क्या है, बाइंडिंग फोर्स है। बिकॉज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द रिसेप्टर इज वीक, वो बहुत कम होता है, मतलब बाइंडिंग फोर्स बहुत वीक होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो उस वजह से क्या होता है, द थर्मल मोशन ऑफ अटैच मॉलिक्यूल कॉज इट टू ब्रेक अवे एंड बी रिलीज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब वो फिर ब्रेक हो जाएगा और चैनल ओपन होने के कारण ना ओपन होने के कारण वो मॉलिक्यूल सीधा बाहर वैसे ही जाएगा, मतलब एक तरह से जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से रिटर्न चला जाएगा। तो ये लिमिट्स है। सेकंड क्या है, रेट एट विच मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मैकेनिज्म कैन नेवर बी ग्रेटर दैन रेट एट विच कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल कैन अंडरगो चेंज बैक एंड फोर्थ बिटवीन इट्स टू स्टेट, मतलब ये क्या है, रेट एट विच मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मैकेनिज्म, मतलब इस मैकेनिज्म से जितनी रेट से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं कैन नेवर बी ग्रेटर दैन द रेट एट विच द कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल कैन अंडरगो चेंज बैक एंड फोर्थ बिटवीन इट्स टू स्टेट,
मुझे लगता है क्या बोला है मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया, पर देखते आगे। सब्सटेंस दैट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ग्लूकोज एंड मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स। मतलब क्या है, सब्सटेंस जो होते हैं दैट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ग्लूकोज एंड मोस्ट ऑफ, मतलब हाँ ये जो है इस टाइप से जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो होते हैं ग्लूकोज और अमीनो एसिड। फैक्टर्स दैट अफेक्ट नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब मतलब टोटल जो डिफ्यूजन का रेट है उस पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। नेट डिफ्यूजन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस दोनों साइड कितना कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है उसके ऊपर नेट डिफ्यूजन रेट पर डिपेंड करता है। जितना डिफरेंस ज़्यादा उतना नेट डिफ्यूजन रेट ज़्यादा, जितना डिफरेंस कम, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कम, उतना नेट डिफ्यूजन रेट कम। मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड डिफ्यूजन ऑफ आयन द नर्स्ट पोटेंशियल। मतलब मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है एंड डिफ्यूजन ऑफ आयन, आयन का डिफ्यूजन उसको क्या बोलता है, द नर्स्ट पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब क्या है, अफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन के ऊपर वो भी एक तरह से मतलब उसके ऊपर अफेक्ट करता है। आगे देखते हैं। नेट डिफ्यूजन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो नेट डिफ्यूजन रेट है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना नेट डिफ्यूजन रेट ज़्यादा। अब ये क्या बताया गया है देखो। shows a cell membrane with high concentration of substance on the outside and a low concentration of substance on the inside.